गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में हम लोग बहुत बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज जो हम करने वाले हैं, ग्राफ करने वाले हैं। एक सेकंड रुकना। चलो, तो ग्राफ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कर रहे थे बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ग्राफ बनाए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में हमने जाना था कौन क्या अपवर्ड बनता है, कौन क्या डाउनवर्ड बनता है, रेंज क्या होती है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी बात करेंगे। डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। वहां पे जो हमने देखा था वो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, राइट। ग्राफ का मतलब वापिस से एक बार थोड़े से शॉर्ट में पढ़ाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे साइन थीटा हो गया। सबसे पहले साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा हो गया, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जब आप ग्राफ बनाते थे तो आप किस चीज का सबसे पहले ध्यान देते थे? आप क्या चीज बनाते थे? तो आप बनाते थे, आप बोलते थे सर ये तो इनपुट हो जाते हैं यहाँ पे। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते थे? इनपुट बोलते थे। और ये वाली जो एक्सिस होती थी उसको क्या बोलते थे? हम आउटपुट एक्सिस बोलते थे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट एक्सिस। इनपुट का मतलब बोले तो थीटा की वैल्यूज। और ये हो जाएगा आपके पास आउटपुट एक्सिस। कि आउटपुट आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, वही पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा वही चलना है जो हमेशा चलता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास है वो क्या है? आउटपुट आपके पास है साइन थीटा। जो साइन थीटा खुद आउटपुट दे देगा आपको, वो आउटपुट आ जाएगा। वो जो इनपुट रहेगा वो थीटा रहेगा। जैसे कि अगर आप जीरो पे हो, आप जीरो पे हो, या आप सपोज यहाँ पे हो पाई/2 पे, या आप हो यहाँ पे पाई पे, या आप यहाँ पे हो 3π/2 पे, या सपोज आप यहाँ पे हो 2π पे। ऐसे इनपुट आते जाएंगे, राइट। जीरो से स्टार्ट करोगे, जीरो पे इनपुट है, जीरो इनपुट है, यहाँ पे कहीं π/4 भी आएगा। ऐसे इनफाइनाइट इनपुट आएंगे जीरो से π/2 के लिए, और इनफाइनाइट इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आउटपुट जो है π/2 पे आउटपुट कितना आता है साइन का? अगर आप π/2 इनपुट डालोगे, मतलब 90 डिग्री इनपुट डालोगे, तो आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा, करेक्ट। तो π/2 पे मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने π/2 इनपुट डाला, तो अगर मैंने इसको 1 लिया यहाँ पे, तो ये मेरा आउटपुट आने वाला है। मतलब ये वाला पॉइंट है जो कि इस ग्राफ में आने वाला है मेरे पास, करेक्ट। 1 π/2 इनपुट 1 आउटपुट। अच्छा, जीरो पे आउटपुट क्या आने वाला है? 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे आउटपुट कितना आने वाला है आपके लिए? 0। π/4 पे कितना आने वाला है? π/6 पे कितना आने वाला है? π/6 पे कितना आने वाला है? 1/2 आता है, राइट। 1 का आधा 1/2। π/4 पे कितना आने वाला है? 1/√2 समथिंग। π/3 पे कितना आने वाला है? √3/2 आने वाला है। और जब आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, तो आपके पास ग्राफ इधर यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जिसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ हो गया। जब जीरो से लेके π/2 का इनपुट आप डालोगे, जब आपका ग्राफ जीरो, फिर π/6 पे 1/2, फिर π/4 पे 1/√2, π/3 पे √3/2, π/2 पे इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा। अब देखो, इसको एनालिसिस करने का एक और तरीका होता है, जिससे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको ग्राफ सिखाने वाला हूं, तो वो भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझना, है ना। ये जो हमारा एंगल का सिस्टम रहता था, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल काउंट करते थे। और जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल काउंट करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था? 0 डिग्री, राइट। यहाँ पे फिर हमारे पास हो जाता था 90 डिग्री। यहाँ पे फिर हमारे पास हो जाता था 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाता है फिर 270 डिग्री।
फिर यहाँ पे हमारे पास वापस से 360 डिग्री, एंड ये रोटेशन चालू रहता है इनफाइनाइट तक, करेक्ट। तो मुझे ये जरा बताओ कि अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो साइन थीटा का इनपुट कहां से कहां तक हो सकता है? साइन थीटा का इनपुट कहां से कहां तक हो सकता है? एंगल जो है, ये थीटा की वैल्यू इनपुट जो है, ये जो थीटा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कहां से, तो ये जीरो से चालू होकर यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन चालू कर दोगे तो एंगल जीरो से चालू होकर -90 -180 जाएगा। तो ये भी कहां तक जाएगा? ये भी -इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो अब आपको क्या है, इनपुट तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारे होने वाले हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में भी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाती थी? क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ही जाती थी। आउटपुट पे कंस्ट्रेन आता था, याद रखना। जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते थे, मैं यहाँ पे बताता हूं आपको कि जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते थे, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो तो हम इसको रिलेट करते हैं कि क्वाड्रेटिक का जब आप ग्राफ बनाते थे तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे जो इनपुट होता है, इनपुट पे तो आपने कभी कंस्ट्रेन ही नहीं डाली थी। आप बोलते थे सर एक्स की जो वैल्यू पुट करना है आप पुट कर दो, उसके बाद आप ग्राफ बना दो। फिर हम लोग ध्यान देते थे कि x² - 5x + 6 का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो हम लोग देखते थे कौन के अपवर्ड है कौन के डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है। हम ये सारी चीजों पे गौर करते थे। यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके का फाइनली ग्राफ मिल जाता था जो बोलता था कि ये वाली वैल्यू 5/2 पे आने वाली है, जो भी आउटपुट आता था। ये वाला वैल्यू 2,0 होता है, ये वाला वैल्यू 0,2 होता था, और ये वाला 0,6 होता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बट आपने इनपुट की बात नहीं करी। इनपुट आपके पास यहाँ पे +इन्फिनिटी तक था, यहाँ पे आउटपुट आपके पास इनपुट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारा था। और ये ग्राफ भी आप देखते थे तो मैं आपको बोलता था कि यार ये ग्राफ बनाते जाना जहां तक बना सकते हो, मतलब इनफाइनाइट तक बनाना है आपको। एक्स की वैल्यू कहां तक चलती थी? इनफाइनाइट तक चलती थी। तो यहाँ आउटपुट पे कंस्ट्रेन आता था। आप बोलते थे सर आउटपुट जो है ना इसके नीचे नहीं आएगा, this is the minimum output which you will get for any value of x, इससे कम नेगेटिव आउटपुट आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो जो आउटपुट आपके पास आता था उसमें आपके पास कंस्ट्रेंट होती थी कि इनपुट तो आपकी मर्जी जो पुट कर लो, बट ये आउटपुट कहां से कहां तक जाता था, यहां से चालू होके जो भी मिनिमम वैल्यू आती थी, कितनी आएगी भाई लोग बता सकते हो क्या? 1/4 आएगी क्या, या 3/4 आएगी? 25/4 -25/2 -50/4 -1/4 -1/4, करेक्ट बोल रहा हूँ? कंफर्म करो। -25/4 -1/4 ही आनी चाहिए। इतना टाइम लग रहा है क्या कैलकुलेट करने में? पेन कॉपी पड़ी, कर दो कैलकुलेट। चलो -1/4 आना चाहिए। तो जो आउटपुट आपके पास है बेटा, वो -1/4 से इनपुट इनफाइनाइट तक होता था। तो जो इनपुट की बातें होती थी मेरे पास, इनपुट मेरे पास आता है इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और जो आउटपुट मेरे पास आता था वो आता था मेरे पास -1/4 से इन्फिनिटी तक, राइट। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था। यहां पे अगर वही ग्राफ बना रहा हूं तो इनपुट मेरे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी वापस से ग्राफ जाना है मेरे पास, बट आउटपुट में हो सकता है मेरे पास कंस्ट्रेन आए। अब आउटपुट में कंस्ट्रेन के लिए देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एंगल तो आप फंडा समझ ही चुके हो, राइट। मैंने आपको जब साइन थीटा की वैल्यू भी बता रहा था, जब मैंने आपको ये बनवाया था कि यार देखो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, और 90 डिग्री पे वैल्यू होती है +1, और मैंने ये भी बताया था कि 0 के ऑपोजिट कितना होता है बेटा? 0, और +1 के ऑपोजिट कितना होता था आपके पास? -1। ये याद है क्या? +1 के ऑपोजिट -1, और 0 के ऑपोजिट होता है 0। और इसमें आपको ये भी याद है, जैसे साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन 270 डिग्री -1 होता है, एंड सो ऑन। तो जब आपने यहां से रोटेशन चालू किया बेटा, 0 डिग्री से यहां रोटेशन चालू किया, तो एंगल आपके पास कहां से कहां तक वेरी करा? 0 से लेकर 90 डिग्री। ये वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करी, जरा मेरे को बताओ तो। वैल्यूज कहां से स्टार्ट हुई बेटा? 0 से स्टार्ट हुई, कहां तक गई? 1 तक गई।
कहां से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, और आउटपुट कहां तक जाता गया, जैसे ही आप 90 डिग्री पे पहुंचे आपका आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये फंडा है कि आपको पता चल रहा है यहां से कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज एंडिंग एट +1। ये समझ में आ रहा है आपको कि 0 से लेके +1 तक वैल्यू जा रही है, और वो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा कि 0 से 1 तक जो वैल्यू जा रही है वो कैसी जा रही है, तो वो ये वाली जा रही है। ठीक है। अब जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा, +1 से 0 मेरे पास वैल्यू जाएगी, एंगल मेरे पास कहां से कहां तक जाएगा भाई, एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री जाएगा। मतलब ये 90 डिग्री यहां हो गया और 180 डिग्री यहां हो गया, तो यहां पे जो आउटपुट अब आने वाले हैं इन इनपुट के लिए, वो +1 से 0 के बीच में आ रहे हैं। तो +1 से 0 की तरफ जाता हूं तो इंक्रीज होती है वैल्यू के डिक्रीज होती है, जरा बताओ तो मेरे को कि +1 से 0 में वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? +1 से 0 की तरफ अगर आप जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी जीत? डिक्रीज होगी, राइट। चलो वेरी गुड। बीच में +1 +1/2 भी आएगा, +1/√2 भी आएगा, +√3/2 भी आएगा, सेम वैल्यू रिपीट होती है, बट अब जो वैल्यू होती है बेटा वो डिक्रीज होती हुई जाती है। ऐसे ग्राफ आपका बनता है। और अब आपको ये भी देखने में आएगा कि भाई जैसे ये π/3 हो गया, तो ये π/3 जो आउटपुट होता है वो आपका 2π/3 पे आउटपुट आ जाता है। कितने पे आ जाता है? 2π/3। 2π/3 बोले तो 120 डिग्री, 120 डिग्री पे भी सेम आउटपुट होता है। π/6 का जो आउटपुट होता है जो कि 1/2 होता है, वो हो जाता है अब आपके लिए 5π/6 पे, बोले तो कितने पे, 150 डिग्री पे। आया समझ में? π/4 पे जो आपका आउटपुट है, मतलब 1/√2, तो 1/√2 आपके पास आ जाएगा 3π/4 पे। तो वैल्यूज वापस से यही के यही वैल्यू रिपीट होती है डेफिनेटली, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज डिक्रीज होती है। डिक्रीज होके कहां तक चली जाती है, तो वैल्यू 0 तक चली जाती है बेटा। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट इज, जब आप पाई से मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे जरा बताओ मुझे। वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होके कहां से कहां तक जा रही है बेटा, 0 से लेके 1 तक जा रही है, 0 से लेके -1 तक जा रही है। तो 3π/2 पे मैं वैल्यू बोल देता हूं कि 3π/2 पे जो वैल्यू मेरे को अब मिल रही है वो भाई साहब मेरे को -1 मिल रही है। 3π/2 पे -1 मिल रही है, और पाई से 3π/2 जब वैल्यू जाता हूं मैं, तो वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ये थोड़ा सा बना लेना, मैं अभी वापस से बनाऊंगा आपको, खैर। बट एक स्मूथ कर्व बनता है बेटा। ठीक है। तो यहां से जब आप 3π/2 तक पहुंचोगे तो -1 आएगी, और इसके बीच के जो इनपुट रहेंगे बेटा यहाँ वाले, इन सब इनपुट के लिए जो वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव आएगी। आप देखो भी सही कि 135 डिग्री देखोगे तो -1/√2 आएगी, राइट। 210 डिग्री देखोगे तो -1/2 आएगी, एंड सो ऑन। तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 0 से लेके -1 तक की। ये थोड़ा सा लाइन मेरा गलत हो गया है। अब मुझे ये बताओ, जब आप 3π/2 से यहां जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? -1 से 0 पे जाओगे वैल्यू इंक्रीज होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी कि घटेगी? When you are moving from 270 degree to 360 degree, the value is moving from -1 to 0, which is increasing, right? अभी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी वो बोल रहा है कि -1 से चालू हो जाना, मतलब डेफिनेटली यहाँ -1 था, और यहाँ 2π पे ना आप यहाँ 0 पे खत्म हो जाना। ये आ गया आपके लिए 2π। तो ये एक स्मूथ साइकिल बनती है, ये जाती है, इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती जाती है, -1 तक जाती है, और वापस से इंक्रीज करने लग जाती है। अब मेरे को ये बताओ, जैसे मैं 360 डिग्री से आगे बढ़ता हूं तो रोटेशन में मेरे पास वैल्यूज वापस रिपीट होना चालू हो जाती है क्या? अरे जैसे 360 से 360 + 90 मतलब 450 पे जाऊंगा, वैल्यू रिपीट हो जाती है, यही तो सीखा था हमने।
राइट। ये 1/2 जो वैल्यू आई है यहाँ पे π/6 पे, वो 2π प्लस π/6 मतलब 360 प्लस 30 डिग्री पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये यही की यही कर्व वापिस से यहाँ पे चलने लग जाएगा। मतलब ये कुछ इसी टाइप से मैं ये बोल सकता हूँ, इनफैक्ट ये वाला जो पोर्शन है यही कॉपी पेस्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, रिपीट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। अगर इसी चीज को मैं छोटे स्केल पे बना दूं, ये तो मैंने अभी बड़े स्केल पे बना दिया, अगर मैं छोटे स्केल पे बना दूं तो ये कुछ इस टाइप से ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई और यही साइकिल यहां से चली। अरे यार ग्राफ ही नहीं बन रहा है। फिर यही साइकिल वापस से चली बेटा। अरे यार एक सेकेंड, हाँ, ये साइकिल गई और यही साइकिल बार बार ऐसी स्मूथली चलती जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जाएगी। यहाँ पे भी आप नेगेटिव में वैल्यू देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, आप जब उल्टा भी घूमोगे तो वैल्यू क्या आएंगी, हमेशा यही आएंगी। और आपको समझ में आना चाहिए ना कि डेफिनेटली जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रिपीट होती है, तो जो एक बार ये पूरा एक बार का रोटेशन है कि जीरो से आपने स्टार्ट किया था, आपने 2π तक आप गए, आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आपने जब 2π तक आप गए, तो ये जो वैल्यू आई, यही वैल्यू वापस से और सेम ग्राफ आपके लिए वापस से यहां पे भी बना, और सेम ग्राफ आपको यहां पे भी बनेगा, और यही कि यही कॉपी पेस्ट होता जाएगा आपके पास कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, जहां पे आपका ग्राफ कभी भी 1 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा नहीं। लॉजिक भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। 1 हो गया, फिर डिक्रीज हो गई वैल्यू, और बार बार रोटेशन में वैल्यू कॉपी पेस्ट हो रही थी, तो ये +1 से आपके पास ऊपर जाएगा नहीं, और -1 से नीचे भाई साहब ये आएगा नहीं, -1 से नीचे आपके पास ये आएगा नहीं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ग्राफ जो है साइन थीटा का, वो अपने आप को तो रिपीट करता है बार बार, बट रेंज जो होती है साइन थीटा की, क्या बोलते हैं, रेंज, कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, आप थीटा कुछ भी डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा बेटा, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। और मैं ये बोल सकता हूं ये 2π के बाद में अपने आप को हमेशा रिपीट करता है। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो बोलते हैं इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक, पीरियोडिक इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अपने आप को रिपीट करता है, तो एक पीरियड के बाद में अपने आप को क्या करता है, वो रिपीट करता है। तो एक पीरियड के बाद में रिपीट करता है, इसीलिए उसको पीरियोडिक बोल देते हैं। और पीरियोडिक विद पीरियड, कितना पीरियड है भाई, कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जरा बताओ तो मेरे को ग्राफ। हमेशा 2π, फिर 2π पे रिपीट किया, 2π पे रिपीट करता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। तो ये जो नई चीज आपने सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत हेवली यूज आती हैं। देखो मैंने इसीलिए इतना डिटेल में ग्राफ बनाना भी सिखाया, आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि जो चीजें आपने पहले से पढ़ी उससे कनेक्टेड है, और जो कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, कि भाई जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ आप इसी के बेसिस पे और इसके बेसिस पे एनालिसिस करके ही बना रहे हो। और ये भी कहां से आएगा ना, ये मैंने आपको रॉड रोटेट करना सिखाया था। जब मैंने रॉड रोटेट करना सिखाया था, उसी से हम 0 1 0 और -1 वैल्यू लेके आए थे, याद है फर्स्ट टाइम। सेम कॉन्सेप्ट से ही आपको पता चलेगा वैल्यू इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, क्या हो रही, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और ग्राफ अब आपको ये वाला याद रखना है, पीरियोडिक फंक्शन होना है, -1 से +1 के बीच में जाना है। पीरियोडिक का मतलब, एक बार और मुझसे कोई पूछ रहा है कि पीरियोडिक क्या होता है, तो पीरियोडिक होता है बेटा, इट द ग्राफ इटसेल्फ इज रिपीटिंग। जैसे ये वाला एक पार्ट है ग्राफ का 0 से 2π के बीच में, तो ये जो ग्राफ वाला ये जो पार्ट है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे ये 2π हो गया था, यहाँ पे ये होता है 4π। 4π का मतलब क्या हो गया, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए। तो जब 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, तो आप देखोगे कि एक बार की वैल्यू के बाद में ये वैल्यू वापस रिपीट हो गई।
ठीक है। ऊपर से उसके बाद में फिर वापस से ये जो ग्राफ बना तो ये वैल्यू वापस से रिपीट हो गई, तो और ये यहाँ पे रिपीट हुई तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपके पास 6 पाई, ये हो जाता है आपके पास 6 पाई। तो हमेशा 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट करता है ग्राफ, तो दैट्स व्हाई इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो ये नोट कर लो बेटा सारी चीजें। चलो बढ़ू आगे, लिख लिया बेटा, बना लिया सबने ये? चलो आगे बढ़ता हूं, और अब मैं बात करता हूं, वेट करूं, ठीक है। वो जिनका हो गया वो cos थीटा का बनाने लगो बेटा, सेम चीजों से रिलेट करके, जैसे मैंने आपको रिलेट करके ग्राफ बनवाया है। देखो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता, अभी तक आप पता भी नहीं लगा पाओगे डेफिनेटली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पता नहीं लगा पा रहे हो, जब मैं समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे इसका मुंह नीचे ही क्यों खुला है सर? ध्यान देना, कंफ्यूजन करने की बात है कि जब आप ग्राफ बना रहे हो, सर जब आप ग्राफ बना रहे हो साइन थीटा का, तो आप ये जो ग्राफ बनाते हो आप बोलते हो 0 से 1 तक वैल्यू जाएगी। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी? 0 से लेके 1 तक जाएगी। आपने ऐसे ग्राफ बना दिया। सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? ये भी तो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। ठीक है। और क्या आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जा रही है जैसे y=x के लिए बनती है? तो कभी ये ग्राफ का मुंह आप नीचे तरफ खोल देते हो, कभी ये ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खोल देते हो। क्वाड्रेटिक जब बना रहे थे आपने क्वाड्रेटिक ऐसा बना दिया था, तो आपने मुंह इसका ऊपर की तरफ खोल दिया था, यहाँ इधर की तरफ खोल दिया था। ऐसे थोड़ी होता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि भाई ये वैल्यू आ गई, इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, और फिर यहाँ से ऐसे करके आपने ये बना दी, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो मैं बोलूंगा ये सारी चीजें हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अभी तक नहीं आता क्योंकि हमको नहीं पता है, बट हाँ आना चाहिए। और इन इन चीजों का सॉल्यूशन जो देगा वो आपको देगा कैलकुलस। कैलकुलस जो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे बेटा, ट्वेल्थ में मतलब बोले तो अभी सेकंड ट्रैक आपका चालू होगा, वो सेकंड ट्रैक में कैलकुलस ही चालू होता है। तो वो जो कैलकुलस पढ़ोगे आप, वो कैलकुलस पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ग्राफ के बारे में वो डिटेल पता चलेगा कि साइन का मुंह इधर नीचे और इधर 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 ऐसा क्यों होता है। तो ग्राफ के बारे में वो डिटेल जानोगे आप अभी। तो डोंट वरी अबाउट इट कि सारी चीजें आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप बस ये देखना कि आपके ये जो इनपुट, ये जो आउटपुट आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, और किन इनपुट के लिए आ रहे हैं। ये आउटपुट की तरह, ये किस इनपुट पे किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए बेटा। और उसके बेसिस पे फिर जो आप ग्राफ बनाते हो, ये किस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट की वैल्यू को कंबाइन करते हो, वो मैटर करता है अभी के लिए। वो डेरिवेटिव का फंडा नहीं होता है बेटा, वो डबल डेरिवेटिव का फंडा होता है रुचिर। चलो ये तो खैर आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा के बारे में बात करते हैं। cos थीटा में सबसे पहले तो मैं यही बना लेता हूं कि cos थीटा में जीरो पे आउटपुट क्या होता है, जरा cos जीरो का आउटपुट क्या होता है? +1 होता है, राइट?
+1 के ऑपोजिट -1 बना देता हूँ, यहाँ 0 बना देता हूँ और यहाँ पे क्या बना देता हूँ, 0 बना देता हूँ। भाई साहब यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लिख लो, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लिख लो, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लिख दो, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, ये बता दो। ये तो लिखित हो गया। उसके बाद अब आपका ग्राफ का जोन आएगा। ये बनाओगे, फिर आप बोलोगे सर ये π/2। एक पूरी साइकिल बनाया करो, आपको एनालिसिस हो जाता है। मतलब 0 to 2π बनाओगे तो पूरी एनालिसिस आपको हो जाएगी। ये आ गया आपके पास ये हो गया आपके पास π/2, पाई 3π/2, 2π। एक साइकिल बन गई, और एक साइकिल के बाद तो वैल्यूज वापस रिपीट होनी होनी है। अब मुझे जरा ये बताओ कि मैं जब 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, जरा बताओ। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री इनपुट? अरे भाई आउटपुट आएगा +1। परफेक्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम? 0 डिग्री पे +1। अरे 90 डिग्री तक जा रहे हो, वैल्यू डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज हो रही? अरे 1 से 0 जा रही हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही ना, डिक्रीज हो रही। 0 से लेके 1 तक जाओगे तो बेटा वैल्यू क्या होता है? अरे यार ग्राफ ही आज नहीं बन रहे ढंग से। वैल्यू क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है ना। कैसे होती है? π/4 पे आपको पता है कितना होगा? आपको पता है π/6 पे कितना होगा? π/6 पे वैल्यू आ जाती है हाफ, 1/2। π/4 पे आपकी वैल्यू आ जाती है 1/√2, एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे 0 से -1 डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? यहाँ भी डिक्रीज हो रही है वैल्यू, राइट। कहां तक जा रही है भाई? पाई पे वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, डिक्रीज होके वैल्यू -1 पे आएगी, फिर इंक्रीज हो रही है 0 तक, और फिर इंक्रीज हो रही है +1 तक। तो मतलब आप जो यहाँ पे +1 से चालू करी थी दुनिया, आप +1 पे जाके इसको छोड़ दोगे 2π पे। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है -1 to 0, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है 0 to +1। और इसी को अगर आप छोटे स्केल पे बनाने की कोशिश करोगे, तो आप ये +1 से चालू करोगे, ग्राफ आपके पास ऐसे आता है। अरे यार क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे का ऐसा आपके पास क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। कैसे चलता जाएगा? तो फंडा सिंपल है। जब आप यहां से चालू करके यहां तक गए थे बेटा, यहां तक, ये 2π था। सिमिलरली यही कॉपी पेस्ट होता जाएगा, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबकी वैल्यू रिपीट होती है बेटा। तो ये वेव ऐसी चलती जाएगी। मतलब वेव आपको साइन वेव की टाइप ही दिखेगी, थोड़ी सी अलग रहेगी, थोड़ी सी अलग ऐसी रहेगी क्योंकि वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब ये हो जाएगा कि वैल्यूज जो है 90 डिग्री पे, वहां पे +1 आता था, यहाँ पे 0 आता है। पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि भाई ये +1 और -1 से बाहर नहीं जाएगा ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ तो वापस यही देख सकते हो जैसे ये है ना, और ये है। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज आई है आपके पास, ये दोनों एंगल होंगे 2π का लेंथ। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई आपके पास +1, और ये वैल्यू आ गई आपके पास -1, और अपने आप के ग्राफ को देखोगे आप, तो वापस ये ग्राफ अपने आप को 2π में ही रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो कि cos थीटा जो होता है भाई, वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। मतलब द रेंज ऑफ cos थीटा इज -1 to +1, जैसे कि sin थीटा थी।
-1 to +1 ही आएगा, और साथ में इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड कितना आएगा जरा बताओ तो। इसका पीरियड भी 2 पाई ही आएगा, जो साइन का था वही कॉस का भी आएगा, दोनों भाई भाई हैं, एक जैसे ही चलते हैं। तो फंडा समझ में आया, ये साइन वेव कॉस वेव, इनको वेव बोल सकते हो क्योंकि वेव की तरह ये चलती हैं, हमेशा रिपीट होती हैं, वैल्यूज रिपीट होती हैं अपने आप की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। यही डिफरेंस है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि आपने जो देखा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने जो देखा था, उसका ग्राफ देखा था, उसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होती। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पाई से डिफरेंस में होता है, तेरे को पता भी होना चाहिए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो होना भी चाहिए। बट वो बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बता। ठीक है, ग्राफ सीख गए बेटा बनाना। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें ये सब बहुत यूज आएगा। चलो टेन थीटा का बनाने लग जाओ अब जल्दी से। चलो बढ़ू आगे, टेन थीटा पे आ जाऊं। टेन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बेटा अब थोड़ा सा खुद से भी बना के देखना ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का सेम है, खुद से बना के देखना सारे ग्राफ जो भी आज मैं करा रहा हूँ, सबके एनालिसिस भी आपसे होना चाहिए कि ऐसी ही क्यों प्लॉट किया गया है ग्राफ को। ठीक है, टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा का बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। टेन थीटा जीरो पे इनपुट, जीरो पे आउटपुट क्या होता है टेन थीटा का, जरा बताओ। जीरो पे कितना होता है, जीरो। जीरो के ऑपोजिट जीरो, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन। ये ग्राफ ये डिटेल होता है जो हमको पता है कि भाई 270 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, जीरो होता है 0 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे भी जीरो होता है। अब रही बात वैल्यू की एनालिसिस की, है ना। अगर अपन वैल्यू की एनालिसिस करें तो एक चीज आप ध्यान देना वापस से, देखो पुराना अगर आपके पास है, पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर अपन बात करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने जब ये एंगल के बारे में बताया था आपको, मैंने एक रॉड को रोटेट करवाया था। मैंने बोला था यार यहां से रॉड को रोटेट करना चालू कर दो, और रोटेट करते 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 ये वाली पोजीशन पे लेके आ जाओ, है ना, याद है। इसी से हमने सबकी वैल्यू निकालना सीखी थी, और इसी से बेसिक चीजें हमने सीखी थी, उसको मैं वापस लेके आऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक ग्राफ, एक बीच की पोजीशन ये मान लेता हूं मैं उसकी, ठीक है। व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम 0 to π/2, ये रेड वाली जो है वो रॉड का मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में उठाता हूं एंगल थीटा पे, जिसमें ये तो आपके पास हमेशा क्या रहती है, ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ही रहती है, एच ही लिख देता हूं। इसको मैं लिखता हूं पी परपेंडिकुलर, और इसको मैं लिखता हूं बेस बी। ये एंगल अगर थीटा में मान रहा हूं तो। अब मुझे जरा ये बताओ कि जब आप टेन थीटा को डिफाइन करते थे बेटा, तो टेन थीटा जो था वो क्या होता था, वो होता था P/B, करेक्ट। P/B होता था टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता था जरा बताओ, साइन थीटा क्या होता था। साइन थीटा होता था P/H,
एंड कॉस थीटा कितना होता था आपके पास, b/h। ठीक है, ये कुछ आपने बेसिक पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ कि जो पोजीशन 1 है, इसको मैं नाम दे देता हूं पोजीशन 1, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, पोजीशन 1, इसको नाम दे देता हूं मैं पोजीशन 2। तो मुझे ये बताओ पोजीशन 1 पे P की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। जब मेरी रॉड यहां पे रखी हुई है तो P की वैल्यू क्या है, P की कोई वैल्यू है क्या, 0 है ना। P की वैल्यू क्या है, अगर ये रॉड पूरी नीचे रखी हुई है तो P 0 है, और जैसे जैसे ये रॉड का मूवमेंट चालू होता जाता है ये P बढ़ता जाता है, तो P 0 है और B कितना है, BH है। और जो सेकेंड पोजीशन है बेटा, सेकेंड पोजीशन पे P की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, और B की वैल्यू कितनी है जरा ये बताओ। अगर मेरी रॉड यहां पे पहुंच गई है तो भैया ये P और H तो सेम ही हो गए हैं, तो P की वैल्यू H हो गई है और B की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। ये अब आपको तो बेसिक एनालिसिस है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जरा बताओ तो मेरे को, जब P की वैल्यू 0 से H जाती है तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अरे जब P की वैल्यू 0 से H जा रही है तो वैल्यू, एम आई ऑडिबल नो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पोजीशन की जिसकी मैं बात कर रहा था और सेकंड पोजीशन पे मैं बात कर रहा था। मुझे जरा ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट पोजीशन पे P 0 है तो ये 0/H आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये H/H आ जाएगा। तो अब आपको तो ये पता ही है, मतलब आपको ये पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो फर्स्ट पोजीशन पे, इस पोजीशन पे साइन की वैल्यू 0 आती है और सेकंड पोजीशन पे साइन की वैल्यू 1 आती है। सिमिलरली cos थीटा की बात करोगे तो b की वैल्यू है 6,
h बाय एच आएगा जो कि आपके पास 1 आएगा, और ये 0 बाय एच आएगा जो कि आपके पास 0 आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू अब आपको यहाँ से पता भी चल गई है कि ये 1 आएगी और ये 0 आएगी। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, प्लस आपको ये भी पता चल चुका है कि भाई ये जैसे p इंक्रीज हो रहा है, h कांस्टेंट है, तो ये p बाय एच जो है ना ये भी इंक्रीजिंग है बेटा। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पी बाई एच इंक्रीजिंग हो जाएगी। साइन थीटा का ग्राफ देखो आपको बता देगा कि ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये बी बाई एच जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये बी डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। अब आप यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू देखो डिक्रीज होती जाती है 1 से चालू होकर 0, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आप देखोगे तो इंक्रीज होती जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहां से रिलेट कर सकते हो। आ रहा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नो लेट्स टॉक अबाउट टेन थीटा। अब टेन थीटा जरा मुझे ये बताओ कि टेन थीटा की फर्स्ट पोजीशन पे क्या सीन रहेगा और सेकंड पोजीशन पे क्या सीन रहेगा। फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू रहेगी 0 बाय एच, और यहां पे रहेगी h बाय 0। इसीलिए तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आने वाला है, और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो आपके पास 0 वैल्यू आने वाली है। तो इसीलिए तो टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, नॉट डिफाइन हो गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट डिफाइन हो गई तो मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगा। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान देना, जब मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ बनाने जाऊंगा, तो 90 डिग्री पे अगर मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू नॉट डिफाइन है, पाई बाय 2 पे वैल्यू इज नॉट डिफाइन, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसको कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90 डिग्री पे वैल्यू तो आपके पास क्या है, नॉट डिफाइन है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, क्या है। टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे नॉट डिफाइन है, हम कैसे जज करें कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जजमेंट लगाओ, पी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, मुझे ये बताओ, पी की वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट इज इंक्रीजिंग, पी की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, बी की वैल्यू इज डिक्रीजिंग, बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का सीन होता है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मान लो न्यूमरेटर पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 1 था, फिर 0.1 था, फिर सपोज 0.01 था, फिर सपोज 0.001 था। तो ओवरऑल जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, आप देखो, अगर न्यूमरेटर बढ़ता है बेटा और डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और इंक्रीज होती होती जाती है, तो यहाँ पे ये जो टेन थीटा है आपके पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इंक्रीज। अब इंक्रीज होके कहां तक जाएगा इस पे बात करते हैं। तो 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन होगा, राइट। बट ये वैल्यू अगर डिक्रीज होती जा रही है, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो के एकदम जीरो के पास चला गया, देखो जीरो के पास का नंबर आप मुझे बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, राइट। ये बी इस पोजीशन पे जीरो होगा, बट इसके पहले एकदम जीरो को अप्रोच करता हुआ रहेगा, जीरो के बहुत क्लोज रहेगा। और जब डिनोमिनेटर जीरो के बहुत क्लोज रहेगा, तो वैल्यू ये इंक्रीज होती होती बहुत बड़े नंबर पे पहुंच जाएगी, और इतने बड़े नंबर पे पहुंच जाएगी जिसको जज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यूज आप मुझे नहीं बता सकते हो। तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू है सर ये इंक्रीज होती जाएगी, जहां से भी चालू होगी ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जीरो के पास आते जा रहा है, और ये इंक्रीज होते होते कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट कब आएगी, तो मैं बोलूंगा यार इनफाइनाइट ना, देखो 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन आने वाली है, यहाँ पे 90 डिग्री पे तो क्या आने वाली है, नॉट डिफाइन आने वाली है। बट जैसे 90 डिग्री के छोटे पे आप जाओगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट। अब 90 डिग्री के इमीडिएट छोटा, तो इमीडिएट छोटा मैं बोलूंगा 89.999999, आप जाते जाओ, वो नहीं बता सकते हम मैथमेटिकली कि 90 डिग्री के जस्ट इमीडिएट छोटा वाला नंबर कौन सा है, प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हम उसके बारे में जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं 90 डिग्री के बहुत क्लोज है हम, बट एग्जैक्टली कितना एंगल है हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा
कि ये जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी, और ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बी की वैल्यू है ना बेटा, जीरो को अप्रोच कर रही है। जीरो जैसे ही आ गई, जीरो जैसे आ गई, नॉट डिफाइंड, बट जीरो नहीं आई, 0.0000001 है, तो वो जो वैल्यू है बहुत बड़ी आएगी, वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो टेन थीटा के बारे में हम बेटा ये बोलते हैं कि 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन है, और 90 डिग्री से जैसे ही बढ़े गए प्लस इन्फिनिटी आती है, और 90 डिग्री से छोटे पे प्लस इन्फिनिटी आती है। और जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में घुसे, जहां पे टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेम रीजन के कारण टेन थीटा 90 से बड़े पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है बेटा। 90 अप्रोचिंग बोलते हैं इसको, राइट। 90 अप्रोचिंग, 90 से छोटा एंड 90 अप्रोचिंग, टेन थीटा इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। थीटा 90 से थोड़ा सा बड़ा, थीटा 90 से थोड़ा सा बड़ा, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हम ऐसा बोलते हैं बेटा कि यहाँ पे ये वैल्यू होती है इंक्रीज, यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास हो जाएगी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ जाओगे, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती है। यहां पे भी सेम फंडा काम करता है, जहां पे नॉट डिफाइन आ रहा है। अब ध्यान देना, शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, ये सारी जो दुनिया मैंने समझाई, ये तो लॉजिक के लिए समझाई थी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। नॉट डिफाइन के आगे पीछे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वैल्यू आती है। जोन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं प्लस इंफिनिटी डाल दूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है टेन थीटा, तो मैं माइनस इंफिनिटी डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। तो टेन थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बट ग्राफ में आपको मैं बताऊंगा क्या फर्क पड़ता है। 90 डिग्री पे आप वैल्यू नहीं बना सकते हो, बट 90 डिग्री से इमीडिएट छोटे पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, याद रखना। जीरो से इंफिनिटी इंक्रीज कर रही है, बट 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, 90 डिग्री से छोटे पे प्लस इंफिनिटी है। टेन थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बेटा इन इट्स। उसके लिए और थोड़ा सा कोई सेंटेंस आता है, वो बाद में अपन सीखेंगे। ये वैल्यू इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं कि ये जो लाइन आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ये जो परपेंडिकुलर आपने लाइन खींची है बेटा, ये जो पाई बाई टू से परपेंडिकुलर लाइन खींची है, इसके पैरेलल हो जाता है ये, बट इससे टच नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई वैल्यू नहीं आती है। तो ग्राफ आप कुछ इस टाइप से बनाते हो, जैसे यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा, तो पाई बाय 4 या 45 डिग्री जिसको बोलते हैं अपन, उस पे वैल्यू आपको पता है +1 आएगी। आपको यहाँ पे पता है पाई बाय 3 आएगा, मतलब बोले तो 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री पे आउटपुट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री पे आउटपुट आपके पास होता है √3। यहाँ पे आपके पास आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आपको आउटपुट पता है +1/√3 होता है। तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाती है बेटा? तो इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब ये जो लाइन है ऐसी जाती जाती है, इससे इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसके पैरेलल ही हम लोग बांध देते हैं कि इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा इसके आगे। तो पाई पे आपको वैल्यू पता है, पाई पे आपको वैल्यू पता है कितनी है? 0 है। और इसके पहले पाई बाई 2 के पहले आप देखोगे तो वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी पे जाएगी, तो ये माइनस इंफिनिटी यहाँ पे आएगी आउटपुट, प्लस इंफिनिटी यहाँ पे आउटपुट आएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही 90 से छोटे थे प्लस इंफिनिटी जा रही थी, जैसे ही 90 से बड़े माइनस इंफिनिटी आ गई। इसको हम बोलते हैं ग्राफ जो है, नहीं प्रकृत, जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। पाई बाई टू पे क्या करते हैं हम? पाई बाई टू पे ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जब आप पेन से ग्राफ बनाते हो तो ये बनाया ग्राफ, अब आपको पेन उठा के फिर बनाना पड़ता है। इस टाइप के ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे साइन थीटा का आपने ग्राफ बनाया था, कंटिन्यूअस ग्राफ था। यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस टेन थीटा का ग्राफ आप बना रहे हो, वो क्या हो रहा है? वो आपके पास ये ऐसा ग्राफ बनता है, और यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाती है बेटा। तो मतलब अगर आप छोटे स्केल पे इसकी वैल्यू बनाने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ इस टाइप का बनाते हुए नजर आओगे कि ये गई वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये गई, यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, फिर आप देखोगे वैल्यू ये आ गई, और ये वापस बढ़ गई, ये आ गई। ऐसे ग्राफ आपका चलता जाएगा, हमेशा क्या होगा? रिपीट तो करना ही है डेफिनेटली।
बट आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करोगे, अरे कौन है भाई, किसका नाम आ रहा था भाई? सेटिंग में चेंज कर दिया, मैं बाहर हुआ मीटिंग से इतनी देर में। हाँ चलो, तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए, ये पाई बाय टू हो गया था, ये पाई हो गया था, ये आपके पास 3 पाई बाय 2 आ गया, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, ये 2 पाई आ गया, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो होता है ना बेटा, अपने आप को रिपीट करता है, बट इस बार रिपीट कितने टाइम के बाद कर रहा है? पाई के बाद रिपीट कर रहा है। कितने के बाद रिपीट कर रहा है? पाई के बाद रिपीट कर रहा है बेटा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट उस सेंस में आता है, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेटली। अब मुझे जरा ये बताओ कि जो टेन थीटा की वैल्यू है बेटा, वो कहां से कहां तक आ गई? टेन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? आप बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी तो वैल्यूज आ रही हैं, ऑल द रियल वैल्यूज है, प्लस इन्फिनिटी जा रही है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट आता है। बिल्कुल, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का आउटपुट कुछ भी आ सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड कितना होता है? एंड इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो टेन थीटा थोड़ा सा अलग चलता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग चलता है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों रिलेटिवली काफी कुछ सिमिलर चलते हैं, बट टेन थीटा ने बहुत कुछ डिफरेंस में डाल दिया। टेन थीटा का आउटपुट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, और पीरियड इसका पाई हो गया। वहीं साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करते थे, और उनका पीरियड 2 पाई होता था। तो टेन थीटा का आउटपुट कुछ भी पॉसिबल है बेटा। ठीक है, तो ये जो फंडा था यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों आता है ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लो नहीं समझे आप, यहाँ पे आप ये चीज नहीं समझे, तो आप ये भी समझ जाओ कि नॉट डिफाइंड जहाँ है वहां पे आसपास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, जो कि आपको आगे कॉट सेक और कोसेक के ग्राफ में हेल्प करने वाला है। और प्लस इन्फिनिटी वहां आएगा जहां जिस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, और माइनस इन्फिनिटी जिस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। चलो, अब इसके बाद आप कॉट थीटा का ग्राफ आप लोग बना लो बेटा। कॉट थीटा का अब आप लोग बना लो फटाफट उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, कि कॉट थीटा यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है बेटा, नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन होता है, और यहाँ पे जीरो होता है, और जीरो के ऑपोजिट जीरो होता है। और अब आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि यहाँ प्लस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा। यहाँ बताओ तो, यहाँ 180 के ऊपर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज होगी भाई, अगर आप प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी।
वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। जैसे टेन थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग थी, कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग आएगी। और कॉट थीटा भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, कंटिन्यूअस नहीं आएगा। सेम नहीं होगा बेटा, वो डिफरेंस हो जाता है उन चीजों में। मतलब जो सेंटेंस आप लोग बोल रहे हो वो एग्जैक्टली वो सही नहीं है जी, जैसे आपने बोला। मतलब हाँ, यू कैन रिलेट इट विद दिस, एग्जैक्टली नहीं है वो चीज। वो ठीक है कि पाई बाय टू यहाँ आ गया मान लो, पाई ये यहाँ आ गया, थ्री पाई बाय टू यहाँ आ गया, और टू पाई यहाँ आ गया। तो ये डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ आपके पास, पाई बाय टू पे जीरो होगा, पाई पे अगेन नॉट डिफाइन है, और पाई से छोटे पे आपको पता है माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे चला जाए। तो एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी फंडा है वो, मतलब ठीक है, वो अपनी जगह एनालिसिस चाहिए रहती है जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप से बनता हुआ नजर आएगा। अगर इसको छोटे स्केल पे अगर आप बनाओगे तो ये आया ग्राफ यहां से ये, अरे यार नहीं बना। हम्म। जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ग्राफ जरूर आपको ये मिलता हुआ रहेगा। ये ग्राफ बनते हुए नजर आएगा आपको, जिसमें ये पाई बाई टू हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, ये टू पाई हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ग्राफ अपने आप को जो है ना वो रिपीट करेगा हमेशा पाई के बाद। तो ये भी टेन थीटा की तरह ही हो जाता है, ये भी टेन थीटा की तरह हो जाता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो बिलोंग्स टू करता है ऑल द रियल वैल्यूज, बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका आउटपुट होता है। तो रेंज ऑफ कॉट थीटा इज ऑल द रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। अब लास्ट एक और बनाएंगे सेक थीटा का, उसके बाद आपको कोसेक थीटा आप लोग बनाओगे, क्योंकि सेक थीटा में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा सा।
चलो आगे बढ़, सेक थीटा का बताता हूँ। सेक थीटा में क्या होता है, सेक थीटा में 0 डिग्री पे +1 होता है, नॉट डिफाइन होता है, +1 के अपोजिट -1 आएगा, नॉट डिफाइन के अपोजिट नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। कुछ इस टाइप की वैल्यू होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, +1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 वापस से इंक्रीजिंग हो जाएगी, -1 टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू डिक्रीजिंग हो जाएगी, और प्लस इन्फिनिटी टू +1 अगर आप मूव करोगे तो वैल्यू वापस डिक्रीजिंग हो जाएगी। कुछ इस टाइप की बनेगी, और जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे बेटा, यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ π/2 आ गया मेरे पास, ये सपोज आ गया मेरे पास पाई, ये आ गया मेरे पास 3π/2, और ये आ गया मेरे पास 2π। तो डेफिनेटली पाई पे डिफाइन है, π/2 पे नॉट डिफाइन है। π/2 के आगे पीछे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रही है, 3π/2 के आगे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रही है। अब आप देखोगे तो ग्राफ जो रहेगा आपका 1 से स्टार्ट होगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा π/2 से बड़े पे, माइनस इन्फिनिटी से चालू होकर -1 तक गया, ये वैल्यू -1 हो गई, ये वैल्यू +1 हो गई, फिर -1 से माइनस इन्फिनिटी वापस डिक्रीज हो गया, तो यहीं से ऐसा का ऐसा मुड़ गया ग्राफ आपका, वापस कहाँ तक चला गया, फिर माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, और जैसे ही 3π/2 के ऊपर गया प्लस इन्फिनिटी हो गया, और प्लस इन्फिनिटी चल के 2π पे वापस कितना हो गया, 1 हो गया। ये ग्राफ बनेगा आपका एग्जैक्टली। और अगर इसको थोड़ा और मैं बढ़ा दूं तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, मतलब रिपीटेशन होता है वो तो वैल्यू, यही वाला ग्राफ यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, ये वाला ग्राफ यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, 2π के बाद में रिपीटेशन तो होता ही है। तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनते हुए नजर आएंगे। ऊपर पैराबोला नहीं है, पैराबोला टाइप है, नीचे ऐसा फिर ऊपर नीचे ऐसा। छोटे सेंस में अगर मैं छोटे ग्राफ पे बनाऊंगा इसको, तो जैसे ये π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया सपोज, ये हो जाएगा आपके पास सपोज 5π/2, ये हो गया आपके पास -3π/2। तो ये ग्राफ जो है ना आपको ये ऐसा जाएगा, यहाँ यहाँ ग्राफ ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ ग्राफ ऐसा आएगा। मतलब अब आपको समझने में ग्राफ को दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने तीन को थोड़ा सा ध्यान से, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो तीन ग्राफ को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आपके लिए इस ग्राफ को समझना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। वैल्यूज वेरी कर रही है, अब दूसरी वैल्यूज वेरी कर रही है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ये ग्राफ आएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा ऐसे। तो आप देखोगे कुछ नहीं है, बात वही है, रिपीटेशन तो होगा ही। ये कॉपी पेस्ट है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, फिर ये वाला पूरा पोर्शन, पूरा कॉपी पेस्ट है, और वो 2π के बाद कॉपी पेस्ट है ये वाला। डेफिनेटली यहाँ पे 2π पे कॉपी पेस्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज याद रखना है कि ये +1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है। तो जब भी आप सेक थीटा को सॉल्व कर रहे हो, तो सेक थीटा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू आपके पास -∞ टू -1 आएगी, यूनियन +1 टू इन्फिनिटी आएगी। मतलब -1 से +1, जैसे कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है,
सेक थीटा कभी भी -1 से +1 के बीच में लाई नहीं कर सकता है। -1 और +1 जरूर हो सकता है, बट -1 से +1 के बीच में सेक थीटा कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। तो जैसे साइन कॉस की रेंज सेम थी, टेन कॉट की रेंज सेम है, ऐसे सेक और कोसेक की रेंज सेम है। और दिस इज ऑल्सो a periodic function, it's a periodic function, periodic function with period 2 पाई। ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है बेटा। अब वो जो बचे हुए ग्राफ है बेटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ग्राफ आप वापस से खुद से समझना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, टेन थीटा का समझ में आ गया तो कॉट थीटा का अपने आप आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। एक बार खुद से मैं चाह रहा हूँ खुद से मेहनत कर लो, क्योंकि ये ग्राफ क्या है ना, आपने ग्राफ अगर सीख लिया तो मैथ्स के बहुत रास्ते आपके इजीली खुलेंगे। आप आगे कैलकुलस पढ़ोगे तो ग्राफ हेवली यूज आएगा, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया कि यू शुड बी एबल टू एनालिसिस प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं ग्राफ के बेसिस पे, है ना। तो नॉट डिफाइन के आगे पीछे प्लस माइनस इन्फिनिटी क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको क्या डीप में एनालिसिस होना जरूरी है। तो व्हाट आई वांट इज, एक बार पूरा वापस से खुद से सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो वापस से रिकॉर्डिंग देखो, जो जो पार्ट में आपको मिसिंग है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दैट वे। तो यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं मैं एंड में आपको, मैं टेबल इस चीज की बना रहा हूं कि जैसे रेंज, और रेंज की बात कर लेते हैं और पीरियड की बात कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा की जो रेंज होती है, जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि -1 से +1 के बीच में आता है। कॉस थीटा जो है आपके पास, वो भी -1 से +1 के बीच में आता है। थीटा कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा जो आता है वो कुछ भी रियल वैल्यूज आ सकता है। कॉट थीटा जो आता है वो भी कुछ भी रियल वैल्यूज आ सकता है। सेक थीटा जो होता है वो -∞ से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और जो कोसेक थीटा है वो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शंस। और इनका पीरियड अगर मैं लिखूंगा तो साइन का 2 पाई होता है, कॉस का भी 2 पाई होता है, टेन का पाई होता है, कॉट का पाई होता है, सेक का 2 पाई होता है, और कोसेक का भी 2 पाई होता है। कोसेक का ग्राफ आपको बनाना है बेटा, और गूगल की हेल्प ले लेना फाइनली कन्वर्जन में। जैसे अगर आपने सेक का बना लिया तो अपने आप कोसेक का भी बना लोगे। कोसेक का मैं नहीं बता रहा, दैट यू हैव टू मेड फ्रॉम, दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। एक दो चीजें मैं और बताऊंगा आपको, कुछ चीजें जो हैं जो मुझे बताना है अभी इस पार्ट से रिलेटेड, बेसिक एक दो चीजें और बता दूंगा। और कल की क्लास में भी हम, कल आई थिंक क्लास होगी, कल नहीं तो परसों जब भी क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे, रेंज के बारे में और जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। राइट, यस वेदा। जैसे साइन कॉस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, जैसे कोसेक और सेक में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखो, कभी मान लो मैंने ये लिखा,
इसमें से कौन से सेंटेंस ट्रू है और कौन से सेंटेंस फॉल्स हैं, ये चारों में से, ये छहों में से, ये आप मुझे बताओगे। पहले लिख लो आप सारे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो, फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो फर्स्ट वाला जो है भाई वो ट्रू है, सेकंड वाला जो है वो फॉल्स है। द रीजन फॉर दिस इज, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, वो -1/2 -1 से +1 के बीच में आता है। cos थीटा -3/2 हो नहीं सकता, क्योंकि -3/2 दोस्तों -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करता है, -1 से छोटा होता है। तो जब -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है और -1 +1 हो सकती है, -3/2 पॉसिबल नहीं। टेन थीटा 100 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट ले लेता है, जो भी आपका आउटपुट पड़ा हुआ है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सही सब चलेगा। cot थीटा ऑल द रियल वैल्यूज हैं, डेफिनेटली कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बस रियल होनी चाहिए। तो -1/10⁶ मतलब -0.0000 होगा, चलेगा। सेक थीटा की रेंज होती है -इन्फिनिटी टू -1 +1 टू इन्फिनिटी। 2 की पावर 100 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा नेगेटिव साइन होने के कारण, डेफिनेटली -इन्फिनिटी से -1 के बीच में ही लाई करने वाला ये वाला नंबर, तो ये ट्रू होने वाला है। लास्ट वाला फॉल्स होने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करने वाला। 1/2 की पावर 10 आ जाएगा, 1/1024 आ जाएगा। 2 की पावर 10 इज 1024, 1/1024 जो कि 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है। तो 0 से 1 के बीच में आउटपुट कोसेक का हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। तो ये चीजें आपको समझनी है, छोटी सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू नो द रेंज, यू नो द मीनिंग ऑफ द रेंज, यू कैन फाइंड इट आउट कि भाई कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आपका इस सच में इस पे ग्राफ पे कुछ होमवर्क नहीं दूंगा अलग से, बट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये वाले जो ग्राफ मैंने आपको बनवाया ना, साइन का ग्राफ बनवाया है, इसकी हेल्प से ये ग्राफ बनवाए हैं। जैसे इसकी हेल्प से ये ग्राफ बनाया और ये सारी चीजें लिखी, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक से छेओं के लिए वापस से घर पे करनी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ग्राफ बना कैसे रहे हैं। ये रीजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए और उसके बेसिस पे ये ग्राफ चाहिए। और ये आपको आगे से कभी भी मैं ग्राफ बोलूं या आगे से कभी भी मैं आपको रेंज बोलूं, तो आप मुझे फटाफट आंसर दे पाओ। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।